तो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इट शुड बी अ प्रायोरिटाइज, तो उसके हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। ठीक है। अभी मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, किसी का अनम्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट कर दी, आपका जो इसका भी ऑडियो अनम्यूट है उसको प्लीज म्यूट कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इजीली क्या है इन्फ्लेशन, अपने लाइफ के ऊपर इन्फ्लेशन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। राइट, तो ये मैंने कुछ डेटा निकाला था एज पर दी आरबीआई एस्टिमेट्स, जो इस तरीके से डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन का निकलता है। तो लास्ट 30 इयर्स में अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज 6.5 का इन्फ्लेशन है, लगभग 7 to 8% में बात करता हूँ इन्फ्लेशन का आज के करंट के टाइम पे। राइट, तो इन्फ्लेशन अपने पैसों को किस तरीके से खाता है ना, हाउ द इन्फ्लेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर मनी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार समझिए, 1990 में अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज होता ना, 1990 में, और 2003 में अगर मैं इसकी बात करूं, 2003 में वही 1 लाख रुपीज अगर कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता आज के टाइम पे, वो ऐसे ही घर पे पड़ा रहता, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू केवल 12,500 ही रह जाती। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। लोग क्या बोलते थे पहले कि भाई ये लखपति है, लखपति है, बराबर। अभी लखपति कोई नहीं बोलता, हर एक लखपति हो गया, अभी करोड़पति बोलना चालू है, कुछ समय के बाद वो भी निकल जाएगा करोड़पति, फिर अब्जोपति, ये से चीज बोलने लगेगी। क्यों? क्योंकि मनी लूज वैल्यू बाय इटसेल्फ बाय द पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरीके से अपना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो 1990 में गोल्ड 3200 का आता था, राइट, 1 ग्राम। फिर उसके बाद 5,600 का हुआ, अभी 59,000 रुपीज का आता है 10 ग्राम पर, मतलब 10 ग्राम गोल्ड की अगर मैं बात करूँ 60 पे हो गया है अभी। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन है। और इसमें एक्चुअल अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो 9.23 का इन्फ्लेशन, राइट। अभी और वही में अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो 6 रुपए में 1990 में मिल्क से आता था, तो 2003 में वही 13 रुपए का हो गया, 2023 में भी वो 70 to 74 रुपीज का हो गया। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन। तो इसीलिए क्या है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है। और इम्पैक्ट कैसे गिरता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कम कम होती जाती है, फिर हम क्या करते हैं, लाइफ में एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हम रोलेक्स की वॉच पहनना पसंद करते थे, फिर वहां पे हम डीजल की वॉच पसंद करते हैं, या टाइटन की, मतलब जो भी कम प्राइस वैल्यू। हम, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना बढ़ जाता है और उसके हिसाब से हमारी अर्निंग नहीं बढ़ पाती, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। एक सिंपल अगर एग्जांपल पकड़ू मैं इन्फ्लेशन का, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, और 1 लाख रुपीज अगर मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ और वैसे ही घर पे रखता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि अगले साल मैं शोरूम में जाके बाइक लूंगा, तो मैं अगले साल शोरूम में जाता हूँ और मेरे वही 1 लाख रुपए में शोरूम वाले को देता हूँ, और वही बाइक मांगता हूँ, तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तो प्राइस, बाइक की कीमत ज्यादा हो चुकी है। मगर जब मैं लेने वाला था तब तो 1 लाख रुपए की थी, मगर अगले साल में जो गया तो बाइक की कीमत ज्यादा हो गई, बिकॉज ऑफ दी इन्फ्लेशन। अपने पास तो पैसा तो 1 ही लाख रुपए है, मगर जब आप जा रहे हैं परचेस करने के लिए, तो वो प्राइस, बाइक की कीमत की प्राइस ज्यादा हो चुकी है। ये काफी समझने की बात है। जब भी आप आपका इन्वेस्टमेंट करो, तो ये समझिए कि आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना आ रहा है। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर का पैसा एफडी में पड़ा है। एफडी में क्यों पड़ा है? उनको लगता है कि सेफ है, सिक्योर है। अगर मैं ऐसे ही एक डेटा देख रहा था, तो मैंने एक्चुअली, मतलब एक डेटा एक्सेल शीट पे देख रहा था, और मैंने ऐसा देखा कि एफडी में जो पैसा सिक्योर है वो 64% क्लाइंट का पैसा सिक्योर है एफडी में। और उसके बाद में स्टॉक्स मार्केट की बात करूँ तो 52 है, और म्यूचुअल फंड में बात करूँ तो 56 की है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लोगों को लगता है ना एफडी इज वेरी सिक्योर, वेरी सिक्योर, ऑल एसेट क्लास आर सिक्योर, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो कि नहीं, और आपका गोल फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट की बात है। अगर मैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, अगर कोई एफडी में पैसा डालता है, तो इन्फ्लेशन ही 7% का है, राइट। तो आपका आफ्टर टैक्सेशन वगैरह आपका जो रिटर्न आता है वो तो माइनस निगेटिव आता है। तो इसके हिसाब से आपको इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा, अदरवाइज योर मनी विल बी लूज द वैल्यू, और आपकी परचेसिंग पावर डे बाय डे कम होती जाएगी। अगर मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लूं, तो 2013 में हमको अगर घर चलाना था तो 20,000 रुपए लगते थे। वही 2023 की अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तो मोटा मोटी 37 to 40,000 रुपीज हमें लगते हैं आज के टाइम पे। वही 2033 की मैं बात करूं तो 70,000 रुपए मिनिमम हमको घर खर्चा लगेगा।
अभी घर खर्चे में क्या आ गया, केवल आपका डेली नीड्स वाला घर खर्चा, उसमें आपका म्यूजिक वो वगैरह लाइफस्टाइल बाइक खरीदना वो इसमें नहीं है। मैं केवल घर खर्चा चलाने की बात कर रहा हूँ। तो जो 2013 में 20,000 में चलता था, 2023 में 37,000 का हुआ, और 2033 में होगा 70,000 रुपए। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट किया मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद ये फ्यूचर कॉस्ट कैसे निकलती है। उसके बाद हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो 2013 में 6 लाख रुपए किसी को भी हायर एजुकेशन करना होता था तो 6 लाख में हो जाता था। आज मैं 2023 की बात करूं तो नॉर्मल हायर एजुकेशन की फीस 11 लाख रुपए, वही मैं 2033 की बात करूं तो 21 लाख हो जाएगी, राइट। और मैरिज की कॉस्ट अगर मैं पकड़ूं तो 8 से 10 लाख रुपए के 2013 में लगते थे, आज 2023 में 15 से 18 लाख लगते हैं। और 2033 में अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन अगर 6.5% उसमें ऐड करके, तो 30 से 35 लाख रुपए केवल मैरिज कॉस्ट लगेगा। अभी सिंपल चीज क्या है जो समझना है, जो जनरली इन्वेस्टर हो या कोई भी हो जो समझ नहीं पाता है, एक तो आपको क्या है, जल्दी से जल्दी राइट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। राइट एसेट मतलब क्या, राइट एसेट क्लास कैन बी एनीथिंग जो आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करे, राइट। इट कैन बी अ गोल्ड, रियल एस्टेट, जो भी हो आपको सही लगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे आपका गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, ये समझना काफी जरूरी है, राइट। उसके बाद इन्वेस्ट रेगुलरली। आप ऐसा नहीं है कि आपने चालू कर दिया और मतलब म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिया, कुछ 2-3 साल के लिए आपकी एसआईपी जा रही है और एसआईपी परफॉर्म नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द मार्केट। फिर आपने क्या किया, एसआईपी स्टॉप कर दी और फिर मार्केट सडनली स्टार्ट हो गया अच्छा करना, फिर आपने स्टार्ट कर दी। तो उससे आपका पैसा नहीं बनेगा, उससे आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। वेल्थ क्रिएशन कब होगी आपकी, जब आप कोई भी एक एसेट क्लास में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हो। तो फाइनेंशियल नीड्स अचीवमेंट जो आपकी है वो लॉन्ग टर्म में ही होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। जो भी मैंने आपके गोल्स के बारे में बात किया, मैरिज कॉस्ट हो गई, रिटायरमेंट हो गई, दीज आर दी प्रायोरिटाइज गोल। और जो भी हमारे प्रायोरिटीज गोल है वो लॉन्ग टर्म में ही फुलफिल हो सकते, शॉर्ट टर्म में नहीं। अभी एक एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ। सपोज अग्रवाल सर के पास एक मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट दो क्लाइंट जाते हैं, और वो बोलते हैं कि सर मुझे समझाओ, कुछ ऐसा एसेट क्लास बताइए जहाँ पे मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और मेरे लाइफ के, मेरा जो भी गोल है लाइफ में वो मेरा फुलफिल हो। लेट सपोज उसको रिटायरमेंट के लिए कुछ करना था, सपोज रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी थी। तो किया क्या, मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट को दोनों को सर ने समझाया प्रॉपरली। समझाने के बाद दोनों भी समझ लिया क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट था। अभी मिस्टर अर्ली ने क्या किया, उसको तुरंत जब समझ में आया उसने तुरंत एसआईपी चालू कर दी, 10,000 रुपए की, महीने की 10,000 रुपए एसआईपी चालू कर दी। अभी मिस्टर लेट को समझ में तो आ गया, मगर ये क्या बोल रहे हैं, अपन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहले देखते हैं। फिर कुछ साल गुजरने के बाद फिर मिस्टर लेट वापस अग्रवाल सर जी के पास आए कि सर मिस्टर अर्ली ने जो एसआईपी की थी वो कितनी की थी, बोले 10,000 रुपए की। तो एक काम कीजिए ना, मेरी डबल कर दीजिए, मेरी उनकी 10 की थी ना, तो मेरी 20,000 रुपए की कीजिए, राइट। अभी दोनों की एसआईपी देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चलेगा कि जो मिस्टर अर्ली था उसने तो 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की, 35 साल तक के उसने इन्वेस्टमेंट करता रहा कंटिन्यूसली। तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 42 लाख रुपीज था मिस्टर अर्ली का। अभी मिस्टर लेट ने क्या किया, मिस्टर लेट बोले कि उसको बाद में तो समझ में आ गया, मगर उसने इन्वेस्टमेंट क्या की, डबल कर दी मिस्टर अर्ली से। जबकि मिस्टर अर्ली की 10,000 थी, इसने 20,000 चालू कर दी। अभी इसके इन्वेस्टमेंट पीरियड को टाइम कितना मिला, केवल 15 साल इसको मिले मिस्टर लेट को। अभी दोनों के अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट देखते हो तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। देखो मिस्टर अर्ली ने 42 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए और मिस्टर लेट ने 35 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए। मगर आप एट द एज ऑफ 60 दोनों का वेल्थ क्रिएशन वाला गैप अगर देखोगे ना, तो इट इज ह्यूज, ह्यूज गैप। अभी देखिए ह्यूज गैप किस तरीके से। तो देखिए 45 ईयर्स का होने के बाद मिस्टर लेट ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए से, और मिस्टर अर्ली ने 25 साल का था तो 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अभी दोनों केस में जब आप देख रहे हो कि गैप ज्यादा नहीं है टोटल इन्वेस्टमेंट का, इसने 42 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया मिस्टर अर्ली ने, मिस्टर लेट ने इन्वेस्टमेंट किया 35 लाख। तो अगर मैं दोनों का टाइम होराइजन अगर देखूं ना, तो मिस्टर अर्ली के जो है 11 करोड़ 41 लाख हुए हैं और मिस्टर लेट के ओनली 1 ईयर। तो व्हाई इट इज हैपन,
कोई बता सकता है जो भी ज्वाइन हुआ है उसमें से कोई भी एक जन बता दे तो। ऐसा क्यों हुआ? कोई भी जो भी सुन रहा होगा तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका टाइम की रीजन क्या वजह हो से, सकता जितना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। है? राइट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये जब इफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, व्हेन यू गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाना करता हूँ। जब मिस्टर अर्ली ने स्टार्ट किया तो एक का दो, दो का चार 3 साल में, चार का पांच, राइट। हर 5 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हुई। सपोज पहले 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 5 साल में उसका 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, दूसरे 10 साल में उसका 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 लाख का कितना 4 लाख हुआ 15वें साल में, 4 लाख का कितना हुआ 8 लाख हुआ, 8 लाख का 16, 16 का 24, और जब 24-28 लाख रुपए हुआ तब मिस्टर एट ने एंट्री की। मगर उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट चालू हो गया था मिस्टर अर्ली का। जब तक कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका लॉन्ग टर्म में चालू हो जाता है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी अर्निंग अगर ग्रोथ करने लग गई तो देर इज नो एनी एसेट क्लास अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट को बीच करती। इसीलिए क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एट जो एट अठवा जो वंडर्स है ना इस धरती पे, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है और उसको कोई बीट नहीं कर पाता। तो इसीलिए गिव टाइम्स टू यूर इन्वेस्टमेंट। मैं एक ही चीज हमेशा कोई भी इन्वेस्टर को यही चीज कहता हूँ कि नेवर मतलब नेवर टाइमिंग द मार्केट, जस्ट गिव टाइम टू द मार्केट। आप टाइम दोगे आपका 101% पैसा बनेगा। हाँ, अगर आप टाइमिंग करने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट करना है तो गिव टाइम योर इन्वेस्टमेंट rather than टाइमिंग द मार्केट, एंड बेनिफिट ऑफ द कंपाउंडिंग यू विल सी इन योर पोर्टफोलियो। तो देखिए, राइट एसेट क्लास में बोलता हूँ आपको एक एग्जांपल के द्वारा। तो एक्चुअल गेन एंड रियल गेन में क्या डिफरेंस है? अब सपोज कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता था, एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डेटा लिया है वो इंडियन इकोनॉमिक से लिया है, आरबीआई की तरफ से स्टैटिस्टिक्स से। आपको ये दिखने के लिए भी मिल रहा होगा कि हमें 1982 से लेकर 2023 का डेटा लिया है आरबीआई का, और डब्ल्यूपीआई का जो भी इन्फ्लेशन है आज के टाइम पे, करंट इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया है। अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता था तो मुझे एक्चुअल जो गेन होता था, रियल गेन, वो 2.1 का ही था। क्यों? मैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, 2.1 होता था एक्चुअल में। अगर मैं इन्फ्लेशन छोड़कर अगर बात करूँ तो 8.63 का मुझे परसेंटेज में रिटर्न मिला होता गोल्ड में। वही मैं सिल्वर की बात करूँ तो 7.98 का मिला होता। रियल गेन की बात करूँ मैं अगर इन्फ्लेशन पकड़ के तो 1.49 का था। वही बैंक डिपॉजिट में मैं पकड़ू तो मेरा 8.3 का था, रियल गेन पकड़ू तो 1.79 का था। अब मैं कोई कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा पैसा रख देता हूँ, डिपॉजिट वगैरह करता हूँ जाके, कोई मुझे रिटर्न अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 9.3 मिला होता। जो रियल रिटर्न की अगर मैं बात करूँ 2.73 था। वही मैं अगर कुछ भी नहीं करता, मुझे ना म्यूचुअल फंड समझ में आता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसा करता कि डायरेक्टली सेंसेक्स में उठा देता, डायरेक्टली सेंसेक्स में जितनी भी कंपनीज है सेंसेक्स में, डायरेक्टली सेंसेक्स को फॉलो करता और सेंसेक्स में पैसा डालता, तो मेरा जो पैसा बनाता होता वो 14% के साथ ग्रो हुआ होता। कितना? 14% के साथ। कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, केवल सेंसेक्स में ही डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देता, तो 14% के साथ मेरा पैसा ग्रो हुआ होता। करेक्ट? तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप अगर आपका राइट एसेट क्लास अगर देखते हो, डिफरेंट इन राइट एसेट क्लास, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर 1000 रुपीज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो गोल्ड में उसके 29,000 रुपीज होते। वही 1 लाख रुपीज अगर मैं सिल्वर में यूज इन्वेस्टमेंट करता तो 23,000 रुपीज होते। वही 1000 रुपीज अगर मैं बैंक डिपॉजिट में मैं इन्वेस्टमेंट करता तो 26,000 रुपीज हुए होते। वही 1000 रुपीज डिपॉजिट कोऑपरेटिव में करता तो 38,000 हुए होते। तो वही मैं डायरेक्टली सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर देता बिना कुछ देखे या कुछ भी, तो 1 लाख 1000 रुपीज की वैल्यू 2,70,000 रुपये। तो जस्ट इमेजिन कि इसकी जगह 1 लाख रुपए होता तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज सीआर में होती। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है, लॉन्ग टर्म होराइजन में नो रिस्क की, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है।
और इट इज द पोर्टफोलियो ऑफ 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो होता है, देयर इज अ वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा जीरो होगा। सबसे पहले तो ये माइंड में निकाल दो कि आपका पैसा जीरो होगा, उसको जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। सेकेंड, दूसरा, आपको जब पार्शियली कुछ पैसा विड्रॉल करना है तो आप पार्शियली पैसा भी, ट्रांसपेरेंसी है, सब चीजें आपको जाती है, उसके डेटा पे दिख जाती है, एमसीएक्स के साइट पे, और इट इज वेरी कन्वीनियंस। यू कैन स्टार्ट इट विद द 500 10,000, बट डिपेंड्स है कि आपको रिक्वायरमेंट कितने की, करेक्ट। अभी इन्वेस्टमेंट रेगुलरली, अभी देखिए दो टाइप का मैंने एग्जांपल लिया है, एक वन टाइम इन्वेस्टर है और एक एसआईपी इन्वेस्टर है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एसआईपी में वर्क किस तरीके से होता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग किस तरीके से एसआईपी, जो कि अपन एवरेजिंग करते हैं, कोई शेयर से कोई इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं, वही म्यूचुअल फंड में किस तरीके से एवरेजिंग होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मिस्टर एसआईपी है और मिस्टर वन टाइम इन्वेस्टर है। तो एक वन टाइम इन्वेस्टर है, एक एसआईपी इन्वेस्टर है। अभी एसआईपी इन्वेस्टर ने क्या किया, 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसकी एनईवी थी जो कि नेट एसेट वैल्यू होती है, जैसे कोई भी शेयर की प्राइस होती है ना, यहाँ पे एनईवी की प्राइस है 10 रुपए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1,000 रुपीज और एनईवी अगर 10 रुपए की है, तो मुझे यूनिट्स मिल रहे हैं 100 यूनिट्स, करेक्ट। वही मैं क्या करता हूँ, वही कंटिन्यूसली 1,000 रुपीज अगेन अगले महीने में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मगर एनईवी मेरी कम हो जाती है, जैसे शेयर की प्राइस कम होती है ना, सेम वैसे एनईवी फ्लक्चुएट होती है। तो एनईवी की प्राइस 9 रुपए हो जाती है, तो मुझे कितने यूनिट्स मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। जब आपकी शेयर की प्राइस होती है और शेयर खरीदते हो तो आपको क्या, ज्यादा शेयर मिलते हैं। सेम ये यहाँ पर भी है। तो 111 रुपए, 111 यूनिट्स आपको मिल गए। वापस नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि एनईवी 8 रुपए पे चली गई। 8 रुपए एनईवी जाए, आपने वापस 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हर महीने आपके इसमें से एसआईपी, तो इस बार आपको यूनिट्स कितने मिले, 125 मिले। अब मार्केट क्या हो गया, अब चले गया, तो एनईवी आपकी ज्यादा हो, मतलब एनईवी की रेट बढ़ गए, जो 8 रुपए की एनईवी थी वो 11 रुपए पे चली गई। आपने इन्वेस्टमेंट कितने किए, 1,000 रुपीज, आपको यूनिट्स कितने मिले, 90 यूनिट्स आपको मिले। अगर मैं टोटल यूनिट्स को एक्यूमुलेट करूं तो आपने टोटल यूनिट 427 यूनिट आपने एक्यूमुलेट किए, बराबर, ये 4 महीने में। अगर मैं आपके टोटल यूनिट्स इनटू करंट एनईवी करूं तो आपको पर यूनिट्स आपको मिला है 9 रुपीज में। तो आपकी जो वैल्यू हुई ना, टोटल वैल्यू आपकी जो हुई ना 4,000 रुपीज की, एनईवी से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4,697 रुपए। आपने इन्वेस्टमेंट कितने किए हैं, 4,000 रुपए। तो ये आपका एवरेज हुआ। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी रहे या लमसम रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करो तो यहाँ पे आपका एवरेजिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, और आपका पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाइड है ही। सेम चीज यहाँ पे, अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते 4,000 रुपीज, उसके अगेंस्ट में आपको 400 यूनिट्स मिले होते, और 11 रुपए पे एनईवी चली गई, 10 रुपए की एनईवी 11 हो गई, तो आपको 4,400 रुपए, मतलब 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने समझाने की कोशिश। अभी एक इम्पोर्टेंट है, टाइम इज इम्पोर्टेंट, की वह एक सिंपल सी मैं एक स्टोरी में आपको बताता हूँ। सपोज तीन तीन प्रकार के क्लाइंट है। अब तीन क्लाइंट है और अग्रवाल सर ने उनको सबको एसआईपी समझा दी, म्यूचुअल फंड समझा दिया, मार्केट क्या है, सब चीजें समझा दी। अभी एक एक ऐसा बंदा है कि वो बोलता है कि जब भी मार्केट, वो जब भी इन्वेस्टमेंट करना, इतना बैड लक है उसका, वो सबसे, मतलब इतना बैड लक है कि जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट एकदम हाई टॉप पे होता है, बहुत हाई टॉप, राइट। वो जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो बोलता है, सर यार मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरा तो इतना बैड लक है कि मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तब तो मार्केट एकदम हाई लेवल पर रहता है। अब एक दूसरा इतना स्मार्ट है, वो इतना एनालिसिस करता है, स्टडीज करता है, बहुत चीजें को समझता है, सब चीजें समझता है, रात दिन पेपर पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, क्या चल रहा है मार्केट में सब समझता है, और फिर जाके इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब भी मार्केट लो रहता है तब ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके रिटर्न कितने बने, 13.70 का सीएजीआर, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न, उसको 13% का रिटर्न मिला। और जो बंदा जब भी इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट हाई रहता है, उसको 11% का रिटर्न मिला। अब एक ऐसा बंदा है कि सर ने सब समझा दिया, तू ना मार्केट हाई साइड दे, कुछ भी मत कर, खाली तू कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहे, उसमें कुछ कम ज्यादा कुछ मत कर, खाली इन्वेस्टमेंट करते रहे। उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दिया, बराबर। तो उसको एक्चुअल में सीएजीआर कितना मिला, 12%। तो लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया।
अगर आप देखते हो तो एक बंदा वो जब भी मार्केट लो साइड पे तब एनालिसिस करके सब स्टडी करके पैसा डालता है लोअर साइड में, तो उसको खाली तेरा आवाज आवाज कट रहा आपका। इन्वेस्टमेंट करता है बिना कोई टेंशन लिए, बिना कुछ नहीं, अपने अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है कंटिन्यूअसली, उसको 12% का रिटर्न मिला है। तो ये समझने की चीज है, जो आदमी रात दिन के सब चीजें समझ के सब चीजें करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी रिटर्न खाली 1% से भी नहीं, आधा परसेंट से ज्यादा बढ़ा है, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप मार्केट को टाइमिंग कभी ना करें, इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट जस्ट स्टे इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म और रिटर्न बाय प्रोडक्ट आ जाएंगे। देखो 1979 में जब सेंसेक्स 100 का था और उस टाइम पे अगर कोई 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करता था, तो आज 2023 में अगर आपका आवाज कट रहा। तो 60 पे था मार्केट। अभी आ रही सर मेरी आवाज? हाँ आ रही। आ रही है, क्लियर है? हाँ हाँ। तो देखिए मैं बात कर रहा था सेंसेक्स रिटर्न की, तो 1979 में अगर कोई सेंसेक्स जब 100 पे था और कोई 1 लाख रुपीज भी इन्वेस्टमेंट कर देता था ना उस टाइम पे, तो आज 2023 में जबकि मार्केट 60 पे पहुंचा है, तो मैं बस सिंपली ये करता हूँ कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट 6 करोड़ तक की हो आज के टाइम पे, तो 1 लाख रुपए के 6 करोड़ होना, इट इज वेरी वेरी बिग। और वाई? बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। रिटर्न कुछ ऐसा 25 30 40% नहीं दिया मार्केट ने, रिटर्न दिया है 15%। बट ये सीएजीआर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया ना, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ, इट वर्क्स इन अ लॉन्ग टर्म, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म। अगर 1 लाख रुपए का 6 करोड़ होता है बराबर, तो उसका सीएजीआर ओनली इज 15 टाइम्स। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप मार्केट को टाइमिंग ना करें, जस्ट गिव टाइम टू द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। रिटर्न ये बाय प्रोडक्ट है, ये आना ही आना है। जैसे मैंने आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझाया कि हर 5 साल में इन्वेस्टमेंट डबल होती है, तो एक का जैसे, और इसका भी कोई ऐसा नहीं, इसका फॉर्मूला आता है, इसको थंब रूल बोलते हैं, 72 रूल्स एक्चुअली आपने देखा होगा, आपको रूल ऑफ पता होगा, कोई 72। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होगा। तो रूल ऑफ 72, अगर आप कोई भी रिटर्न को अगर रूल ऑफ 72 से डिवाइड करें तो आपको पता चलता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, राइट। तो अगर 100 रुपए कोई इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर, तो 5 साल में उसका इन्वेस्टमेंट 200 हो जाता है, तो उसके 10 साल में 200 का 400 हो जाता है, 400 का 800 हो जाता है, दुगना। मतलब सपोज आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो एक का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, और 4 का 8 हो गया, और 8 का सीधा कितना होगा आपका 66। मतलब आप ये चीज समझिए, 8 का 16 होना मतलब आपका डबल पैसा हुआ है। जब मैंने आपको मिस्टर लर्ली और मिस्टर लेट का एग्जांपल बताया था ना, तो सेम वो यही पे एप्लीकेबल करता है। उसने वो 5-10 साल मिस कर दिए, और उसने वो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है ना, वो उसके पोर्टफोलियो में लेट दिखना स्टार्ट हुआ। तो गिव मैक्सिमम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट एंड गेट द मोस्ट बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। जो मैंने बताया था आपको, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर्स ऑफ। सेम है, इन्वेस्टमेंट कीजिए एसआईपी में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हेल्प करता है आपका लॉन्ग टर्म में आपका पैसा डबल करने के लिए। सेम अगर मैं म्यूचुअल फंड में बात करूं, तो देखिए सीएजीआर म्यूचुअल फंड में अभी तक के कोई भी स्कीम, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं करूंगा, कोटक या एचडीएफसी, ऐसे कोई भी स्कीम की बात नहीं करूंगा, कोई भी अगर आप स्कीम म्यूचुअल फंड्स में अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी में, तो आपको आज के टाइम पे 13% का रिटर्न मिलता था। तो सपोज अगर कोई पर मंथ में 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, तो 15 साल के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट रहता था, तो आज की उसकी वैल्यू होती है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, राइट। एसआईपी टॉपअप वो आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। एक मैंने सिंपल सा एक स्टार्टेड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड अप्रैल में 2000 में किसी ने एसआईपी चालू किया, 10,000 रुपए की एसआईपी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में चालू किया। पहले साल क्या हुआ, उसका 10,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ। मार्केट क्या था, 15% से डाउन था, उसकी वैल्यू हो गई 91 लाख रुपीज। सेम नेक्स्ट ईयर में उसने वही एसआईपी चालू रखी 2002 में। ये एक्चुअली लाइव एसआईपी का डेटा लिया हुआ है, बट खाली मैं इसमें कोई स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो अलाउड नहीं है। सेम अगले साल में 2,40,000 रुपए का
उसने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उसकी एसआईपी जा रही है 10,000 रुपए, मतलब पहले साल उसने 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, अगले साल 2,40,000 रुपए उसके हो गए इन्वेस्टमेंट। अभी आप देखोगे मार्केट 4% से ऊपर है 2002 में, तो उसका वैल्यू कितना हुआ? 2,51,000 रुपए। 2,40,000 का 2,51,000 रुपए। वही नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, वापस मार्केट 4% से ऊपर था। अभी यहाँ पे क्या होता है, वो बोलता है कि यार भाई मेरे जितना मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट वो मेरे को प्लस में दिखना चालू हो गया। तो यहाँ पे वो मार्केट को खराब बोलता है। तो जब 1,00,000 रुपए का 1,20,000 रुपए थी तो वैल्यू 91 हो गई उसकी, 91,000। अब 15% का मार्केट डाउन होने के कारण यहाँ पे क्या वो पैनिक होना स्टार्ट करता है, राइट? फिर उसका जब वैल्यू सेटल डाउन होता है तो यहाँ पे वो निकलने की कोशिश करता है, बाबा 3,60,000 रुपए थे, 3,60,000 रुपए 121 रुपए हो गया, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, 3 साल उसने दे दिए, राइट? नेक्स्ट ईयर अगर वो इन्वेस्टेड रहता सेम वही, हर साल हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी हो जाती 4,80,000 रुपए, और 4,80,000 रुपए की वैल्यू जो मिलती है उसको रिटर्न मिला 36%, तो वैल्यू उसकी हो गई 9,84,000 रुपीज। सेम 6 लाख रुपए वो इन्वेस्टमेंट करता 5 साल में, तो उसकी वैल्यू हो जाती 15 लाख, 36% का रिटर्न 2005 में। तो पेशेंस पेज जो हम कहते हैं ना कि भाई पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, 5 साल में वोलाटिलिटी दिखेगी, मगर 5 साल के बाद नहीं दिखेगी। वो मैं आपको एक्चुअल डेटा भी दिखा दूंगा, मेरे पास एक्सेल शीट है। 10 साल तक की उसने इन्वेस्टमेंट की, 12 लाख रुपए उसके इन्वेस्टमेंट है, तो 12 लाख की वैल्यू देखिए 54 लाख रुपीज हो गई, 27% रिटर्न दे दिया मार्केट में। सेम इन्वेस्टमेंट रहा, 27 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिए एसआईपी के द्वारा, एक वन टाइम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 23 साल तक के इन्वेस्टमेंट कर दी। तो टोटल वैल्यू का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 2,66 लाख रुपीज हुई। एक्चुअल पोर्टफोलियो में रिटर्न कितना है? 16%। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, मार्केट कैन बी फ्लक्चुएट शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न केवल 16% का हुआ है, मगर वैल्यू आप देखोगे एक सिंगल एसआईपी की जो कि 10,000 रुपए से स्टार्ट की थी, तो 13 साल में उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 26 लाख रुपीज, और उसकी करंट वैल्यू है 2.66 CR, 2,66,00,000 रुपए। और ये लाइव एग्जांपल है, आप अगर ये गूगल भी कर लोगे तो आपको दिख जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पर इन्वेस्टर में, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 23 साल कोई देना नहीं चाहता। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दी बिकमिंग अ वेल्दी। स्टे इन्वेस्टेड पेशेंसली, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं आपको कुछ कैल्सीज वगैरह भी दिखा देता हूँ। सर मेरे को बस इतना बताइए कि वो कैल्सीज मैं दिखाना चाहता हूँ वो दिख रहे कि नहीं? दिख हाँ रहा है सर? हाँ दिख रहा है? एक्सेल शीट हाँ मैंने निकाला, मैंने एक एक्सेल शीट पे वर्कआउट किया था, रन किया था मैंने, 31 मार्च से 79 से ये डेटा निकाला था। उसको और ये डेटे मैक्सिमाइज में करो। मैक्सिमाइज करूं? हम्म। एक मिनट है। अभी दिख रहा है सर? हाँ आप क्लियर देखो। क्लियर है एकदम? हाँ हाँ तो मैंने क्या किया, एक डेटा निकाला था मार्केट का, जो भी जब से स्टार्ट हुआ 79 से 31 मार्च 79 से, तो मैंने एक डेटा निकाला था कि बाबा बीएससी सेंसेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म करता है, कितने बार निगेटिव रिटर्न्स दिया, कितने बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिया, और हर साल का डेटा निकाला है। तो देखिए मार्च 31 2080 में रिटर्न था, सेंसेक्स की लेवल थी 129, तब की रिटर्न दिया था 28%। फिर वापस अगले साल 31 मार्च 2021 उस 21 पे था, तो 2081 पे था, तो उस टाइम पे रिटर्न दिया 34। वापस अगर मैं बात करूं 4 साल के बाद तो -2 पे गया पहले साल में। तो ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपको ये इसमें दिखाता हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट 40, अगर 43 इयर्स की अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूं तो उसमें केवल 14 बार ही मार्केट निगेटिव गया है, 14 बार ही, राइट? तो अगर मैं बात करूं पहले साल की, तो देयर इज अ 32% की आपका पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न आएगा। मतलब कोई 100% इन्वेस्ट में 100 है, तो उसमें से 32 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न दिख सकता है, बराबर। अगर मैं पहले साल की बात करूं, वही सेकेंड ईयर की बात करूं, तो मैंने अगर
41 टाइम 41 ईयर्स में कैलकुलेट किया है तो उसमें केवल 7 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट निगेटिव रिटर्न दिया। और वही अगर मैं 5 साल की बात करूं ना तो 5 साल के इसमें मार्केट ने 0% रिटर्न दिया, मतलब जीरो निगेटिव रिटर्न दिया। जीरो निगेटिव रिटर्न, एक भी जीरो निगेटिव रिटर्न नहीं आया। क्यों? तो लॉन्ग टर्म में क्या है, कम से कम 5 साल आप अगर आपके इन्वेस्टमेंट को देते हो तो यू विल सी द डिफरेंस कि आपके पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न दिखने के चांसेस काफी काफी कम है। देखो ये मैंने एक्चुअल डेटा लिया है, एक्चुअली इसमें आप अगर देखोगे तो ये एक्सेल शीट पे मैंने डेटा लिया था कि कहाँ कहाँ मार्केट ने कितने कितने रिटर्न्स और कब कब निगेटिव रिटर्न दिए। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म में तो मेरे ख्याल से 5 साल और 6 साल में ही निगेटिव रिटर्न दिया है। 7th ईयर के बाद मार्केट ने कभी निगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं। जिसने जिसने 7 साल कम से कम इन्वेस्टमेंट किया ना उसने कभी मार्केट में निगेटिव रिटर्न देखा ही नहीं, उसका वैल्यू प्लस में ही चले गया होगा। और ये समरी अगर मैं करूँ रोलिंग रिटर्न्स की तो ये समरी भी आपको देखने के लिए दिखेगी, मैंने एक्सेल शीट में निकाली थी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए तो 5 साल में मार्केट अगर 100% से इसमें से अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टर की केवल 7% का ही उनको लॉस हुआ है, मतलब 7% ही निगेटिव गया है मार्केट 5 साल में। 7 साल की बात करूँ तो 8% और 10 साल की बात करूँ तो 2.1 और मैं 12 साल की बात करूँ तो निगेटिव रिटर्न ही नहीं दिया मार्केट में। मिनिमम रिटर्न तो 2% का दिया है, एवरेज रिटर्न अगर पकड़ो तो 15% का और मैक्सिमम रिटर्न 33% का मार्केट ने, सेंसेक्स ने दिया। मैं तो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे प्रोफेशनली फंड मैनेजर रहेंगे, स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट रखते हो तो आपके फाइनेंशियल जो भी गोल होते हैं वो अचीवमेंट होने के लिए आपको हेल्प करते हैं, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को ना टाइमिंग करके अपने जो भी फाइनेंशियल गोल है वो आप मैप करके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए ना, कौन से गोल्स हमको पता होने चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सर ये किसी का लाइव एग्जांपल ले कि मेरा ही एग्जांपल ले लूं? प्राची क्या करूं, मेरा एग्जांपल लूं कि किसका लाइव लूं? प्राची और दर्शन को कोई तो भी एक जना बोलो उनको। वही बोला। हाँ मौसा जी, वो जो फिगर पूछते हो उसका फिगर बताओ। ठीक है। एक मिनट से। लाइव ले, लाइव समझ में ज्यादा अच्छे से। हाँ इसीलिए मैंने बोला कि कोई किसी को लाइव एग्जांपल एक नहीं, इसको प्लानिंग खोलना करके। ही है, प्राची का खोलना ही है अपने। हाँ ठीक है चलेगा। तो सपोज मैं बात करता हूँ प्राची में, करंट एज 32। 32, ओके नो इशू। और चाइल्ड सन दो। दो, एक दो, ठीक है। दो। नेम 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 हर्षिता अग्रवाल, खुश अग्रवाल। हर्षिता और खुश। खुश, ठीक है। करंट एज मैडम हर्षिता के, प्रेजेंट एज हर्षिका की 8 ईयर्स ओके 8 इयर्स और खुश 4 ईयर्स। 4 इयर्स, ओके नो इशू। अब आप मुझे बताइए कि हायर एजुकेशन में के लिए कब एलिजिबल होगा? 21 पकड़ के चलो, 21 हायर यस एजुकेशन की मैं 21। बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ 21। 21। तो मुझे एक बात बताइए ना मैडम, आप आज के टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, जो भी आपको रियलिस्टिक लगे आज के टाइम पर? आप हायर एजुकेशन के लिए अगर कॉस्ट पे करते हो तो कितना कॉस्ट लगेगा आज का? फ्यूचर कॉस्ट अपन फाइंड आउट कर लेंगे, आज की कॉस्ट बताइए मुझे। 15 से 20 लाख तो कम से कम लगेगा ही। नहीं आप कितना लगाएंगे, वो जितना लगेगा, फ्यूचर की अच्छा कॉस्ट नहीं कितना निकालनी, लगा? आज की आज प्रेजेंट आज अगर कॉस्ट। करना है तो क्या कितना खर्चा आता हाँ है? हाँ, हाँ 7 से 8 लाख रुपए लगेगा आज। चलो 8 लाख पकड़ के चलता हूँ मैक्सिमम साइड में। मैं पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेडिकल होगा या इंजीनियरिंग होगी पूरा पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 लाख। हाँ हाँ, 8 लाख। ठीक है 8 लाख पकड़ के चलता हूँ। अभी मैरिज मैरिज का कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखना है कि नहीं रखना है आप बताइए। रखना है ना। हाँ रखना वो है, भी है। यस। अच्छा ठीक है 28 में 27 में मैरिज करेगा ऐसा कंसिडर करके चलूं? यस यस। मुझे आप बताइए मैरिज का प्रेजेंट कॉस्ट बताइए, आज का कॉस्ट बताइए। आप अगर मैरिज वही करते हो आज के 10 टाइम to पे, 12 आज लाख का
मिनिमम 10-12 में कहाँ 10 होता to अपना 12 जी? lakhs। एक मिनिमम अभी का। नहीं ज्यादा होता आप जी। कितना लगाओगे आपके हिसाब से बताइए, आप कितना कॉस्ट लगाओगे, वो आपको पकड़ के चलना है, मेरे को तो हाँ फिर फाइनेंशियल हाँ प्लानिंग ठीक है करके देना है। 15 लाख पकड़ के चलो। आप कितना खर्चा करोगे, वो चलो 15 15 लाख 15 पकड़ के पकड़ो चलो। आपकी कॉस्ट, होता ही नहीं कुछ 12। क्योंकि उसका प्रेजेंट एज 4 है, ठीक है। हायर एजुकेशन यस 21 का पकड़े, तो आप बताइए खुद के लिए, सपोज आज के टाइम पे हायर एजुकेशन कॉस्ट में कितना पकड़ो, आज की पकड़ी है मैडम, फ्यूचर अपन फाइंड आउट कर लेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। वही 8 ही पकड़ो ना। यस वो हाँ 8 to चलेगा, 10 8 आज लाख की डेट में तो उतना। हाँ। हाँ मैरिज का कितना पकड़ो, सेम पकड़ो कुछ, हाँ सेम आज का सेम। सेम करंट करंट कॉस्ट पकड़ना, ठीक है यस चलेगा। आपका रिटायरमेंट कब पकड़ो, आप ऐसा डिसाइड करते हो कि ये टाइम पे मुझे रिटायर होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, एज केवल ऑफ एंजॉय करना है बस। हाँ एज ऑफ 50। हाँ एज ऑफ 50 या 58, 50 चलेगा। आप आपके हिसाब से बताइए। 50 यस ओके 50। यस ठीक है चलेगा। मंथली एक्सपेंसेस बताइए ना मैडम, आप केवल घर खर्चा चलाने के लिए कितने एक्सपेंसेस लगते होंगे आपको नॉर्मल, केवल घर खर्चा चलाने के लिए, मतलब जो भी आपका 40 से डेली नीड्स है। 50,000। हाँ 40 से आज का 50,000। आज का कितना बताओ। आज का करंट करंट बताओ, करंट हाँ आज का मतलब उसमें हॉस्पिटल वगैरह सब भी आ जाता प्रेजेंट। है ना। हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ घर का खर्च। हाँ तो हाँ जो कि घर का 20 खर्चा, बस 20 घर 25,000। चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 20 25,000 25,000। पकड़ लिया, ओके डन डन नो इशू। और मैं अगर आज के टाइम पे पकड़ता हूँ कि आप एफडी के हिसाब से प्लानिंग करते हो, 6% की जगह आप पैसा रखते हो, और करंट इन्फ्लेशन आज के टाइम पे मैं पकड़ता हूँ 6-7%, राइट। अभी ये प्लानिंग देखिए मैडम, अभी अपने को फ्यूचर कॉस्ट निकालनी है एग्जैक्टली कि क्या अपनी फ्यूचर कॉस्ट आएगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो मैं ऐसा डिसाइड करता कि बाबा आप 6% वाले एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है आज के टाइम पे एफडी में, तो देखिए आपकी प्लानिंग किस तरीके से आएगी। जो हर्षिता का आज का आपको 8 लाख रुपए लग रहा है, 13 साल के बाद आपको 19 लाख रुपीज 27,000 रुपीज लगेगा, मतलब लगभग आपको 20 लाख रुपए लगेगा हर्षिता का एजुकेशन के लिए, करेक्ट। मैं 13 साल के यस बाद बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन यस इंक्लूड यस करके। तो ये आपको लगना ही लगना है, ये लगना ही लगना है। यस। मे भी ज्यादा हो सकता है, मगर मैं कम पकड़ के चल रहा हूँ, 7% से ही मैंने इन्फ्लेशन पकड़ के हाँ चल रहा हूँ। और एक्चुअल में अगर इन्फ्लेशन देखे एजुकेशन सेक्टर में, तो 8 to 10% का है, फिर भी मैं कम साइड पकड़ अच्छा कर चलता हूँ। वही पकड़ता हूँ खुश का, तो खुश यस का 8 लाख रुपए का आज का करंट कॉस्ट है एजुकेशन का। तो 17 साल के बाद जब वो हायर एजुकेशन में एक्चुअल में जाएगा, तो उसको कम से कम 25 लाख रुपए लगेगी, करेक्ट। यस सेम मैं यस मैरिज का पकड़ता हूँ, आपने जैसे बताया था कि मैरिज को आज के टाइम पे मुझे 15 लाख रुपए में खर्चा करूंगी हर्षिता के, तो वही आपको 20 साल के बाद यस। जब उसके एक्चुअल में मैरिज का टाइम आ जाएगा, तो आपको 58 लाख रुपीज लगेंगे। वही अगर मैं खुश का पकड़ू, तो आज के टाइम पे 15 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसको 76 लाख रुपीज लगेंगे जब, मतलब 24 साल के बाद, बराबर। और जो आपका घर खर्चा आज 15-25 हजार रुपए में चल रहा है, वो 18 साल के बाद 84,000 रुपीज में चलेगा, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिस्टिक फिगर। अभी यही आप अगर देखोगे एफडी के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हर्षिता के लिए आपको 8,000 रुपए सेविंग करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको 7,000 रुपए, हर्षिता के लिए 12,000 रुपीज, खुश के लिए 12,000 रुपीज मैरिज के लिए, और आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए आपको 49,000 रुपीज हर महीना सेव करना पड़ता है। अगर मोटा मोटी मैं बात करूँ, तो आपको एफडी में कम से कम 1 करोड़ 21 लाख रुपए रखना पड़ता है, तब जाके आपके ये पूरे फाइनेंशियल गोल्स अचीव होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, बराबर। तो आपको महीने का 90,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, महीने का 90,000। अभी देखिए जनरली महीने का 90,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है हर एक व्यक्ति के लिए, बराबर। अगर ये फाइनेंशियल गोल्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा करते हैं कि बाबा आप कुछ ऐसा, आपका पैसा कुछ स्टॉक्स में भी रखोगे, कुछ गोल्ड में भी रखोगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में भी रखोगे, एफडी में ही नहीं। तो आप कुछ 11% की इसमें रखोगे, कुछ 25% की इसमें रखोगे, कुछ 12% की इसमें रखोगे। तो मैं सब ऐसा करता हूँ कि आप अभी कुछ आपकी प्लानिंग म्यूचुअल फंड के हिसाब से कर रहे हो, जहाँ पे आपको कम से कम 12 से 13% का रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि बाबा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे, तो 13% का आपको रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में, ऑन एन एवरेज 13%, ओनली 13%। मैं इसीलिए कम साइड पकड़ के चल रहा हूँ कि सपोज कितना भी कंजर्वेटिव बात करूँ मैं, कितनी भी कंजर्वेटिव, तो 13% से तो नीचे आना ही नहीं है मार्केट में, कम से कम 13% का रिटर्न मार्केट बाय डिफॉल्ट देगा। अब कैसे देगा,
वो थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे, एकदम सिंपल में बात करूँ तो अपना जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू मार्केट रिटर्न, तो मार्केट ही रिटर्न दे देगा। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो देखो जहाँ पे आपको 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही थी, अभी आपको केवल 42,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे, कितने, ओनली 42,000। मतलब 90,000 रुपए से आपके 50,000 रुपए तो उड़ गए, 50,000 करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली 42,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने पड़े। अभी एक मेजर डिफरेंस अगर इसमें आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा क्या है। देखो, सबके गोल तो आपके सेम ही है, जब सबको जो कॉस्ट लग रही है करंट कॉस्ट, वो तो सेम ही है। मगर यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, खुश के और हर्षिता के इसमें एक डिफरेंस दिख रहा है। जो कि देखो, हर्षिता के आपको 15 लाख ही लग रहे हैं, मैरिज के लिए 58 लाख लग रहे हैं, और खुश के लिए 15 लाख के अगेंस्ट 76 लाख रुपीज लग रहे हैं। और आपको इन्वेस्टमेंट खुश के लिए कम करना पड़ रहा है, हर्षिता के लिए ज्यादा करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्या मुझे, क्या रीजन होगा ये? जबकि खुश के लिए आपने को ज्यादा पैसा चाहिए, 76 लाख रुपीज चाहिए, और हर्षिता के लिए ओनली 58 लाख रुपीज। फिर भी हर्षिता, because हाँ राइट, जो, हाँ बोलिए बोलिए। because of age हाँ बोलिए। हाँ एग्जैक्टली, एज तो की वजह मैटर से क्या करता है आप, हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी की करते हो, इट डजंट मैटर। मैटर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम देते हो, दैट्स अ मैटर अ लॉट। तो यहाँ पे सिंपल ही क्लियर क्लियर हो रहा है कि जबकि 15 लाख के अगर 76 लाख रुपीज लगने वाले हैं खुश के लिए, फिर भी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज की करनी पड़ रही है। वही हर्षिता के लिए अपने को मैरिज के लिए 58 लाख रुपीज लग रहे हैं, वहां पे केवल अपने को 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। मतलब डिफरेंस देखिए, 4 साल से खुश को 4 साल ज्यादा टाइम मिल रहा है, इसीलिए केवल 4,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्ट अर्ली, डू द इन्वेस्टमेंट इन राइट एसेट क्लास एंड स्टे इन्वेस्टेड। यही फॉर्मूला है पैसा वेल्थ क्रिएशन का, बाकी दूसरा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। एकदम सिंपल में अगर बात करूँ तो, मोटा मोटी अगर मैं पूरी प्लानिंग की बात करूँ तो मैडम को टोटल जो पैसा रिक्वायर्ड है, 3.5 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड है रिटायर होने के लिए। आज के टाइम पे 25,000 रुपए का जो खर्चा है घर एक्सपेंसेस, वो 84,000 रुपीज का लगने वाला है, जबकि 18 साल के बाद। तो मंथली एक्सपेंस, मंथली जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है टोटल इसके लिए 42,000 रुपीज। और अगर मैं महीने की एसआईपी पकड़ू तो 23,000 रुपए एसआईपी करनी पड़ रही है रिटायरमेंट के लिए, उसके लिए 4,000 की, 5,500 के लिए हर्षिता के लिए, हर्षिता के एजुकेशन के लिए 5,000 की, और खुश के एजुकेशन के लिए ओनली 3,000 रुपीज की। क्यों? क्योंकि इसके पास और 4 ईयर ज्यादा है, 4 ईयर्स और टाइम है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और टाइम पकड़ू तो इन्वेस्टमेंट 1 या 2 ही हजार रुपए आएगा। मतलब जितना ज्यादा टाइम आपके पास है ना, वो यूटिलाइज कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए आज से आज, जितना जल्दी हो सके उतना, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, और मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो अभी 42,000 रुपीज को एसआईपी को कम भी कर सकते हैं। देखिए, अगर 3.5 करोड़ रुपए लग रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस मैडम ने कहीं अलग अलग एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ऐसा भी पकड़ के चलते हैं कि वो मैडम ने अलग अलग एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो जो एक्चुअल में कॉस्ट लग रहा है 3.5 करोड़, उसमें से मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि 50 लाख रुपए है अभी ऑलरेडी अलग अलग एसेट क्लास में, कुछ गोल्ड में है, कुछ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट तो एसेट क्लास नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते। अगर आज मेरे पास 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और कल जाके मुझे 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं प्रॉपर्टी के, और मुझे सेल आउट करना है, तो मुझे बायर भी ढूंढना पड़ेगा, और इजीली बायर मिलता नहीं है रियल इस्टेट में, बराबर। तो मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि मैडम के पास 50 लाख रुपए है, अलग अलग पॉलिसीज वगैरह सब पकड़ के है 50 लाख, और 3 करोड़ की जरूरत है। तो एसआईपी के लिए किस तरीके से कम कम कर सकते हैं, वो एक चीज देखेंगे। सपोज 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं, एक मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो 20 साल में लग रहे हैं मैडम। तो 20 साल में अगर लग रहे हैं और मार्केट ने रिटर्न केवल 13% का दिया, तो 28,000 रुपए की एसआईपी आ रही है, जो रुपीज की आ रही थी। तो मतलब 28,000 रुपए में मैडम का जो गोल है 3 करोड़ रुपए का, वो अचीव हो जाएगा, राइट। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सर? Yes. और मैडम को 60 मैडम साल ये में समझ में रिटायर आया? करो तो, हाँ, मैडम को 60 साल में रिटायर करो तो कम आ जाएगा, देखना है सर। प्राची 10 साल और काम कर तो मैडम के सकती पास और, हाँ हाँ है 60 साल तो करो देखो मैडम, 60 साल में, रिटायरमेंट 60 इयर्स का करो।
50 बहुत कम होता। जो 40,000 था वो केवल 26,000 पे आ गया, 10 साल बढ़ गए हो। हाँ, तो 10 साल बढ़ने के कारण 40,000 का इन्वेस्टमेंट टोटल 26,000 पे आ गया। और इसमें से अगर मैं 50,000 रुपए ऑलरेडी पकड़ के चलूं कि ऑलरेडी है मैडम के पास 50 लाख रुपए और 3 करोड़ का ही प्लानिंग करना है, और 30 साल अगर बढ़ा देता हूँ तो एसआईपी देखो कितनी आती है, मतलब मोटा मोटी 10-15 हजार रुपए की एसआईपी करना पड़ती है मैडम। नहीं 15,000 रुपए की एसआईपी और 20,000 रुपए की एसआईपी भी करते हैं तो गोल अचीव हो जाता लाइफ में का, जितने भी है। और केवल 13% के हिसाब से प्लानिंग किया है। ये आया मैडम आपको समझ में? यस सर। ठीक है, क्या अंदाजा तो इसमें लग गया अगर ना आपको उसका। कोई, हाँ एग्जैक्टली exactly। वो ठीक है, बीस ये हो पच्चीस गया। अब हजार कोई का कहता है कि, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। 20-25 हजार का तो देख लेंगे, वो कितना करना है वो पर्सनल मीट में हो जाएगा वो। लेकिन एक अपने को बराबर। ये अभी एक समझ में आ सिंपल गया और कि आगे लगने वाला खर्चा कितना है और आज अपने को कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है पर मंथ। बराबर है right। एक फाइनेंशियल प्लानिंग मोटा मोटी अपने को समझ में आ समझ गई में कि आ गई। कितना पैसा लगने वाला है, कितना करना जरूरी है। और एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अभी कोई कोई बोलता है कि सर मैं एसआईपी चालू करता हूँ, एसआईपी चालू करने के बाद कुछ कॉर्पस जमा करता हूँ और फिर मुझे रिटायर होना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है, एसआईपी विथ एसडब्ल्यूपी। एसआईपी विथ एसडब्ल्यूपी अगर मैं एक सिंपल बात करूँ, अगर मेरा एज का कंसीडर करके, तो मेरी एक 15,000 रुपए की एसआईपी जाती है हर महीने। और मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ कि मैं 15 साल तक की एसआईपी करूंगा, राइट। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाता है, 27 लाख रुपए। और मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ कि 15 साल में मुझे मार्केट 15% का रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न देगा। तो मेरी 15,000 रुपए की एसआईपी 15 साल तक की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 27 लाख रुपए की, बराबर। और 15% के रिटर्न के हिसाब से मेरी जो वैल्यू बनती है वो 92 लाख रुपीज बन जाती है 15 साल में। अब मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ कि ये जो मेरे 92 लाख रुपीज है ना जो मैंने बनाए हैं, इसमें से क्या करता हूँ मैं 6% से या 7% से हर महीने विड्रॉल करता हूँ। और मैं इसको क्या हाइब्रिड फंड में रखता हूँ, जहाँ पे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसे सिक्योर फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे मुझे मार्केट की रिस्क कम मिले और कम से कम 6 to 10 से 11% का रिटर्न मिले, जिसको हाइब्रिड फंड बोलेंगे। तो क्या होता है, मैं हर महीने 46,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में से। तो अगर मैं आपको बात करूं 10 साल की, अगर बात करूं 15 के बाद और 10 साल, मतलब मैं 30 साल का हूँ, 30 साल से और 15 साल, मतलब वो हो गए 40 और 5 45 साल, और उसके बाद और 15 साल, 10 साल की अगर मैं बात करूं तो 55 तक क्या आता है। तो टोटल विड्रॉल मेरा होता है 55 लाख रुपए, राइट। और मेरा एट द एंड ऑफ डे विड्रॉल करने के बाद भी मेरा कॉर्पस कितना बचता है, 1 करोड़ 47 लाख रुपए। तो ऐसा ही अगर मैं टोटल बात करूं और आगे 15 साल की, नेक्स्ट 15 ईयर्स में मेरा विड्रॉल होता है 8 लाख रुपए और मेरा कॉर्पस बचता है 2 करोड़ रुपए। और अगले 20 साल में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा टोटल विड्रॉल कितना होता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ डे अगर मैं 25 साल की अगर टोटल बात करूँ तो मेरा विड्रॉल होता है 1 करोड़ 38 लाख रुपए। और मैं एट द एंड ऑफ डे कितना कॉर्पस छोड़ के जाता हूँ लास्ट में, मेरे रहेंगे बाल बच्चे जो जो भी रहेंगे, तो उनको मैं 4 करोड़ 35 लाख रुपए का वैल्यू छोड़ के जाता हूँ मेरा लाइफ एंजॉय करने के बाद भी। तो सिंपल मुझे ये बताना था कि एक स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वेल्थ क्रिएट कर दी, उसमें से ही आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉल करना स्टार्ट करो और उसको इन्वेस्टेड रहने दो। फिर भी आप आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करने के बाद भी आपके पास इतना कॉर्पस जमा होता है। उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं एसआईपी प्लस विथ एसडब्ल्यूपी। इनिशियली आप एसआईपी करते हो और फिर बाद में उसमें से ही विड्रॉल करना स्टार्ट करते हो। तो देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट जो पता ही है नहीं किसी को या पता होंगे ऑलरेडी। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड मैनेजर रहता है, राइट एसेट क्लास रहता है, गाइडेंस रहता है आपको प्रॉपर प्रॉपर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसिस्टेंसी रहता है जो कि आपको हेल्प करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट करने के लिए। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जो कि नहीं हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा 5-10 लाख रुपए, उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, नॉट अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। अगर आज के टाइम पे कोई बोलेगा कि सर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा और अगले साल के लिए 1 साल के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए का अगर 2 लाख रुपए भी हो गया तो आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊं, तो एक
मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। सिंपल कैलसी से एक बार बताता हूँ। आज अगर मैं 10,000 रुपए की SIP चालू करता हूँ, 15 साल तक रखता हूँ, 15 साल में, तो देखिए सिंपल 10 साल की SIP है, 15 साल तक की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मार्केट 13% का रिटर्न देता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है मेरा 51 लाख रुपीज का, सॉरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है मेरा 18 लाख रुपए का, और मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो टोटल 52 लाख रुपए, 51 लाख रुपए। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। तो 51 लाख रुपए से मेरे लाइफ में फर्क गिरता है, जबकि मैं 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 91 लाख रुपीज ले रहा हूँ 15 साल में। तो दैट इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। अभी मैं केवल 5 साल से अगर टाइम होराइजन बता दूंगा ना, तो 51 लाख रुपए के आप देखो कितने होते हैं। देखो अगर ये 20 साल अगर मैं पकड़ लूँ इसको, तो वही 10,000 रुपए की SIP खाली मैंने 15 साल की जगह 20 साल कर दिया, तो 51 लाख रुपए के कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए अग्रवाल सर? 1 करोड़ से ऊपर होंगे। तो ये देखिए अगर मैं केवल 5 साल में देखो 1 करोड़ रुपए हो रहे मोटे मोटे, मतलब मेरे 15 साल बनने के लिए, मतलब मेरे 51 लाख रुपीस बनने के लिए मेरे को कितने साल लगे? 15 साल। कितने साल लगे? 15 साल। और वही मैं और ऐसा डिसाइड करता कि और 5 साल तक की इन्वेस्टमेंट रखता हूँ, तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट को 5 साल से और बढ़ा देता हूँ टाइम होराइजन। तो मेरे जो 51 लाख रुपीस बने ना, उसको 1 CR होने के लिए केवल कितना टाइम लगेगा? 5 साल। मतलब 5 साल में मेरे 50 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे। तो ये है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए क्या, आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना लॉन्ग टर्म में टाइम दोगे ना, तो उतना डिफरेंस करेगा। एक सिंपल एग्जांपल और एक लूँ तो 500 रुपए की SIP 20 साल तक चलती है, 13% का रिटर्न मिलता है, तो उसके 5 लाख, मतलब एक 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू बन जाती है। वही अगर मैं 1,000 रुपए की SIP, और इन्वेस्टमेंट देखिए कितना कर रहा है, वो एक चीज देखनी थी इसमें। 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके उसकी वैल्यू बन रही है 5 लाख रुपए। तो वही बंदा 1,000 रुपए की SIP करता है, और मगर केवल 10 साल के लिए करता है, तो उसकी वैल्यू देखो 1,20,000 करके कितनी बन रही है? 2,36,000। और 15 साल के लिए भी करता है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट है 1,80,000, वैल्यू बन रही है 5 लाख। और 500 रुपए वाला बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है 20 साल के लिए, तो इन्वेस्टमेंट केवल 1,20,000 कर रहा है, वैल्यू बन रही है 5 लाख। और 1,000 रुपए का बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होती है इसकी 1,80,000, वैल्यू कितनी बनती है? 5 ही लाख बनती है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत कितनी है, वो समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए, एंड देन टेक योर राइट डिसीजन कि कौन सा एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। और किसी को क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आपने पेशेंसली मेरा सेशन सुना, संडे के दिन भी आपने टाइम निकाला, आपका वैल्यूबल टाइम, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का पेशेंसली सुनने, और थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चंस होगा तो पूछ सकते हैं सर। किसी को कोई क्वेरी है क्या? मुझे है सर। हाँ पूछिए पूछिए। आपने जो SIP विद HWP वाला प्लान बताया, उसमें आप बता रहे थे कि 15,000 यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 15 years, तो बराबर, जिसका राइट। लमसम अमाउंट 27 लाख आपने 15 years में इन्वेस्ट किया, करेक्ट। और उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में आपने कहा कि मैं आफ्टर पर्टिकुलर टाइम एक कॉर्पस जमा होने के बाद में विड्रॉ करते जाऊंगा, बराबर, SW। फिर भी, हाँ, फिर भी मेरे पास एक अमाउंट बचेगा। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट था एट दी एंड, वो 27 लाख का ही था, या उसमें आप इन्वेस्ट और कर रहे थे? नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 27 लाख रुपीज ही था, उसमें से खाली मैं 6% से विड्रॉल ले रहा हूँ मेरे पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर। 6% से रिमेनिंग अमाउंट जो आपका है, एज इट इज इन्वेस्टेड रहने की वजह से आपको वो पैसा मिल रहा था क्या, लास्ट में जो क्रोर्स बता रहे यस थे? यस यस, एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है, ओ, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता था, मगर मुझे क्या कोई पर्टिकुलर स्कीम का दिखाना अलाउड नहीं है। अगर आप देखोगे तो HDFC बैलेंस ओके, एडवांटेज कोई भी फंड अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में हुआ है। इसमें क्या होता है, आप स्टार्टिंग में एक SIP करते हो और एक कॉर्पस रेडी करते हो आपका 27-28 लाख रुपए का, और वो 28-29 लाख रुपए का कॉर्पस जमा होने के बाद आप क्या करते हो, उसमें से विड्रॉल लेना चालू करते हो। मगर आपका जो इक्विटी का पैसा था उसको आप हाइब्रिड में शिफ्ट कर देते हो। हाइब्रिड में मतलब क्या, जहाँ पे डेट और इक्विटी का दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। जब आप उधर शिफ्ट कर देते हो तो आपका पैसा रिस्क में नहीं रहता, पूरा पैसा आपका इक्विटी में नहीं जाता, आपका पैसा कुछ डेट में जाता है, जाके गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में जाता है।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 11 से 12% का रिटर्न मिलता है। तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 6% आपको विड्रॉल दे रहा हूँ हर साल, बराबर। बाकी का रिमेनिंग हाँ। पैसा आपको 6% से ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए वो कॉर्पस आपको दिख रहा है, विड्रॉल करने के बाद भी इतनी वैल्यू आपको इसीलिए दिख रही है। ओके ओके। अग्रवाल सर जी, एक लाइव एग्जांपल दिखा दो क्या? दिखा दो क्या हो? ठीक है, चलेगा। एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर दिख रही है सर? हाँ स्क्रीन दिख रही थी। सॉरी, एक लाइव दिखाई देता हूँ तो एक आइडिया आ जाएगा। सर आपके पास अगर चल रहा होगा तो आप स्क्रीन शेयर करते हैं मुझे, मैं आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके ओके। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए गूगल की, तो मैं आपको बताता हूँ क्या गाइड करना है किस तरीके से आपके पार्टनर टेक से। तब तक तुम उधर से मेरा स्टॉप कर दूं स्क्रीन शेयर हाँ करना? हाँ हाँ, कर दिया। हाँ, दिख रही है सर। उसमें क्या नहीं, वो करने की भी जरूरत है, njvel.in भी कर दोगे तो हो जाएगा। एनजे ई वेल्थ करूँ क्या? नहीं नहीं, एनजे वेल्थ ओनली, एनजे वेल्थ, njwealth.in उसका मेन पेज पे लेके आएगा, वहां से अपन लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नीचे कीजिए स्क्रॉल, बराबर उसको कट कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, नीचे नीचे, राइट। इसमें से क्या कीजिए सर, ऊपर जाइए एक बार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो टूल्स में जाइए सर। टूल्स में जो कैलकुलेटर दिख रहे हैं ना, उसमें। हाँ, इसमें? राइट, उसके ऊपर जाइए सर, और थोड़ा सा। नहीं नहीं, इसमें नहीं, ऊपर जाइए। अपने को लाइव परफॉर्म म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स में जाइए सर, ये इधर। नहीं नहीं, ऊपर इधर स्क्रॉल कीजिए। ये देखो, टूल्स एंड कैलकुलेटर्स लिखा है सर उसके नीचे। नहीं, आप ऊपर जा रहे हो सर, नीचे। अच्छा नीचे। हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स, ये देखो कैलकुलेटर्स म्यूचुअल फंड्स के, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें एसडब्ल्यूपी पे क्लिक कीजिए, एसडब्ल्यूपी पे, ये एसडब्ल्यूपी, ये आप यस। अभी मैं आपको बोलता हूँ सर क्या कीजिए। इसमें ना सर एक नंबर पे, हाँ, हाइब्रिड बराबर है, आप सब टाइप स्कीम में सेलेक्ट कीजिए सर। इधर ऊपर एक नंबर पे, उसके बाजू में हाइब्रिड के बाद, हाँ, उसमें सेलेक्ट कीजिए फंड बैलेंस एडवांटेज। हाँ, करिए बैलेंस एडवांटेज। ठीक है, एएमसी पकड़िए, एचडीएफसी करिए, हो गया सेलेक्टेड, एचडीएफसी कीजिए। एचडीएफसी स्क्रॉल करके, एचडीएफसी, एचडीएफसी अभी हाइब्रिड फंड का दिखाना है। और उसमें स्कीम ले लीजिए, इधर आ जाएगा स्कीम। नहीं, इसके बाजू में, इसके बाजू में करिए स्कीम, राइट। ओके ओके, अभी क्या कीजिए, स्क्रॉल कीजिए सर थोड़ा सा, इसको 25 लाख की जगह, हाँ 25 लाख ही रहने दीजिए। इंटरेस्ट रेट पे रेट
पे क्लिक कीजिए और 6% से कीजिए। इधर ये इधर रेट लिखा है, देखो अमाउंट के बाजू में रेट, उसके बाद इधर, हाँ राइट, उस पे क्लिक कीजिए और 6% से विड्रॉल कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए, हाँ 6% बराबर, परफेक्ट। अभी यहाँ पे ना ईयर्स कीजिए, ईयर्स कीजिए, ईयर्स एक बार ईयर्स कीजिए, यहाँ पे शो शो ईयर्स कीजिए, यहाँ पे नीचे देखो, कहाँ नीचे दिख रहा है? नहीं, वो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ओके, थोड़ा SWP परफॉर्मेंस नीचे, हाँ राइट, वहाँ पे 20 साल कीजिए सर, इस पे वो एरो पे क्लिक कीजिए, हाँ ये एरो पे इधर, हाँ करिए, इसको 20 साल कर दीजिए, बाकी सब निकाल दीजिए, बाकी सब निकाल दीजिए सर, खाली 20 वाला रहने दीजिए, 5 वगैरह सब निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए, 20 कर दीजिए। अभी सबमिट करो, अभी सबमिट करो, सबमिट करो सर, ऊपर ऊपर, इधर इधर सबमिट। कर दिया अभी मैंने। अभी देखिए, अगर कोई ये HDFC, हाँ हो गया हो गया। अभी कोई अगर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में जो मैडम का क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट करता, तो देखिए अगर कोई 20 साल तक के इन्वेस्टमेंट था इस फंड में, अगर कोई 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता, तो एक्चुअल में अगर मैं इसका रिटर्न दिखने जाऊँ आपको, तो इसका फ्लो में आपको दिखाता हूँ सर, उसका XIRR दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिसने 19% का रिटर्न दिया था, 19.66 का, ये मैडम को दिखाना है, 19.66 का रिटर्न, वो XIRR के बाजू में, वो ब्लू कलर में दिख रहा है, देखो ब्लू कलर में, हाँ ये वाला। उस पे क्लिक कीजिए तो पूरा फ्लो चार्ट आ जाएगा, हाँ उस पे क्लिक कीजिए ना, उसका फ्लो चार्ट आ जाएगा पूरा। हाँ तो ये देखिए मैडम, ये चार्ट में आपको सब दिखने के लिए मिल जाएगा। उसने फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए में से हर महीने वो क्या कर रहा है, 12,500 रुपए विड्रॉल कर रहा है 6% के हिसाब से, बराबर। अभी जबकि 20 साल तक के वो टोटल विड्रॉल ही कर रहा है 12,500 रुपए हर साल 6% के हिसाब से। वन टाइम उसका 25 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया हाइब्रिड फंड में, और हर महीने 12,500 रुपए विड्रॉल कर रहा है। तो बाय आज के टाइम पर अगर ये फंड का मैं करंट वैल्यू देखो क्या है, अगर किसी ने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 12,000 रुपए विड्रॉल कर दिया था, आज के टाइम पे 25 लाख रुपए में ऐसा घर भी नहीं है जो हम 25 लाख रुपए का घर ले जहाँ से हमको 12,500 रुपए महीने का मिले। तो उसकी करंट वैल्यू देखो आप क्या होती है। कीजिए सर, सबसे लास्ट में जाइए, आज की करंट वैल्यू देखते हैं क्या है। तो देखिए इसको 19% का रिटर्न मिला HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, 19% का रिटर्न दिया। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था 25 लाख रुपए। उसका कॉर्पस देखो, आज के टाइम पे डेट भी लिखा होगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से 1/9/2023 का डेटा है। तो उसका करंट वैल्यू कितना बनता, 5,50,00,000 रुपए में। आज का वैल्यू उसका बनता 5,50,00,000 रुपए। और टोटल विड्रॉल देखो उसने कितना किया है सर, ये एरो पे क्लिक कीजिए, वो कट के ऊपर, इसको कट कर दीजिए, इधर वाला, ये ऊपर वाला, हाँ कट कर दीजिए। और देखिए मैडम, उसने टोटल 25 लाख के अगेंस्ट में 30 लाख रुपए तो विड्रॉल भी कर लिए, फिर भी उसका वैल्यू 5,30,00,000 रुपए का उसका करंट वैल्यू है। 50 लाख है ना सर? हाँ, 50 लाख। 5.5 करोड़ का वैल्यू, ये तो आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया। तो ये है, बट इसको आपको प्रॉपरली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और बोलिए, किसको कोई क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगी, समझ में ये नहीं ऐसा आएगा तो? समझो, एक दुकान ली आपने भाड़े से दी हो, और उसकी 20 साल में हाँ 5.5 परफेक्ट, करोड़ की वैल्यू हो। यस। और किसी को कोई डाउट्स या क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सर की तरफ हैंड ओवर करता हूँ सर, सेशन कंक्लूड करने के लिए। है किसी को कोई डाउट? ये SIP का अमाउंट कम ज्यादा कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी प्लानिंग के ऊपर कि सब आपको कितनी SIP करना है। ऐसा मत करो दर्शन जी, आप 1-to-1 सेशन करो एक बार। हाँ पूछ आपके रही हो क्या आप? वांट्स है, क्या डिमांड्स है, ठीक। क्या हाँ आपको करना है लाइफ में, वो पहले डिस्कस करो, फिर उसके हिसाब से आपको निकाल के दिखाइए। ये तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबके लिए बता ठीक है, दिए कि किस प्रकार से ये काम होता है, ओके आपको समझ में आने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर हमारे साथ पर्सनल एक 1-to-1 मीटिंग करो, तो उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके। जो भी आपकी क्वेरीज है सब क्लियर करके देंगे। और एक सर, मैं एक रियल एस्टेट का कैलसी 2 मिनट के लिए शेयर करता हूँ, हाँ बस करो एक करो। 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, कोई बात हाँ, नहीं, ये सब मेरे स्टूडेंट्स ही थे। अच्छा चलिए सर, आप स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग में, मेरे तरफ से एक शेयर करता हाँ हूँ। कोई बात अभी एक रियल एस्टेट का कैलसी है मेरे पास, मैंने बनाया था एक्सेल में, मेरे इंटरेस्टिंग कैलसी था। मतलब ये सबके केस में नहीं होगा, बट किसी किसी के केस में वैलिड होगा, एक बार देखते हैं। शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ?
शेयर कर नहीं पा रहा हूँ सर मैं। नहीं, मैंने ये कर दिया। हाँ, आपके तरफ से ये होने के बाद भी मुझे ना शेयर के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा। देना चाहिए। चेक करता हूँ। एक्चुअली मेरे को टोटल विंडो शेयर नहीं करने दे रहा है, ये मेरे को खाली ये शेयर करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, टैब शेयर करने के लिए। एक मिनट, ऑटो बंद कर देता हूँ, अभी देगा शेयर। हो रहा है अभी। नहीं, वो मेरा टैब शेयर हो रहा है शायद, मगर मेरा मुझे जो विंडोज का स्क्रीन दिख रहा, मेरा लैपटॉप दिखाना था वो नहीं हो रहा है। ये एक हो रहा है मिनट ना, दिखता गूगल आ गया है ना आपका विंडोज। नहीं, अभी गूगल नहीं दिखना चाहिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है ना गूगल वाला। नहीं, गूगल का नहीं, दूसरा दिख रहा है। मैंने अभी एक कैल्सी ओपन की एक्सेल में, वो नहीं दिख रहा होगा। वो नहीं दिख रहा। वही दिखाना था एक्चुअली, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला था तो दिखाना, वो हो नहीं रहा। हाँ, अभी हो गया, एक मिनट, हो गया। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट से हाँ हाँ, ज्यादा। कोई बात। इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा। अभी एक एक्सेल पे मैंने एक्चुअल में फॉर्मूले डालकर एक कैल्सी बनाया था। तो सर, एक मुझे एक एग्जांपल आप ही बता दीजिए अग्रवाल सर जी, कि आपने अगर कोई घर परचेस किया है, हम्म कोई भी घर होगा, राइट, हम्म 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो भी आपने खरीदा होगा, हम्म। राइट, तो मुझे वो परचेसिंग वैल्यू बता दीजिए घर की पूरी। 10 साल पहले तो 50 लाख का फ्लैट आता था। जो भी आपने परचेसिंग वैल्यू जो भी होगी, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब भी घर खर्चे, मतलब आपने हाँ, आपका घर खरीदा हमारा होगा, तो बहुत पहले का है फिर। वो कितने में सस्ते। खरीदा था? ये 50,000 में लिए थे हमने ये घर। अरे नहीं, तो आपका तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि क्या है, वो कभी कभी लोकेशन के वाइज भी डिफर हाँ, करता है। तो लोकेशन अगर हमारा मेन रोड पे है ना। हाँ, तो अगर सपोज में 25 लाख रुपए का घर है सर, नॉर्मली किसी ने 25 लाख का घर खरीदा था, हाँ। बराबर, और उसको आज के टाइम पे सेल करना है और अच्छी जगह है, तो कितने में बेचेंगे सर? अच्छा, पच्चीस वैसा लाख का घर। मैं आपको बताता हूँ, चलो। वो एक है हमारा ऐसा 60 लाख का हाँ, घर। हाँ, बताइए। 60 लाख का, 60 लाख का पकड़ो। 60 लाख का घर है, हाँ बराबर। हाँ। अब मुझे बताइए, अगर आपको बेचने का रहा तो कितने तक छोड़ोगे आप, एंड टू डेढ़ एंड? डेढ़ करोड़ 1.5 करोड़। एक्चुअली चालू है हमारा ये। चालू है क्या? हाँ, 60 में लिया, 1.5 करोड़ में निकालना है हमको। ठीक है, कितने साल हो गए सर उसको लेके? आई थिंक 2007-8 में कुछ लिया था, 7 में समझो, 8, 7 या 8। 7-8 में, तो हाँ, कितने साल हुए होंगे टोटल? 15 साल। 15 साल ना, तो 15 साल पकड़ के चलो। तो देखो सर, वो घर ने आपको जो CAGR दिया ना, रिटर्न दिया ना आपको एक्चुअल में, हाँ 60 लाख के घर का 15 लाख में, 15 करोड़, 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में भी अगर आप बेचोगे, तो 15 साल में आपको खाली 6% का रिटर्न हाँ मिलता ना, है वो उसमें। मालूम है मेरे को, वो भैया को जो भी बोला। अरे माला क्या तो हाँ, रिटर्न आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, कि अपन जो प्राइस खरीदते हैं और जो बेचते हैं, सेल करते हैं, अपने को लग रहा है 1.5 करोड़ रुपए, पर 15 साल में एक्चुअल रिटर्न मिला अपने को सीएजीआर, खाली हाँ, 6। सीएजीआर तो कुछ भी आपने, नहीं है। हाँ, CAGR कुछ भी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने आज के टाइम पर, अगर मैं रियल इस्टेट की यील्ड दिखूं, यील्ड मतलब जो मेरे को रिटर्न मिलता है रियल इस्टेट खरीदने के बाद, तो 3-3.5% के ऊपर जाती नहीं है। बराबर है। तो जो लोगों के माइंड में है ना, कि मैं घर खरीदूं और हम्म उसको रेंट पे लगा दूं, हम्म। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट निकलने में ही जमाना जाता है सर, रेंट हाँ, के हिसाब से। बराबर है, बराबर, करेक्ट है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं वो बताने करता हूँ कि 60 लाख रुपए का घर अगर 1.5 करोड़ में भी आज के टाइम पे आज बेच रहे हो, और उसको 15 साल लेकर हो गए खरीद के, तो खाली 6% का रिटर्न मिला है। करेक्ट। तो ये समझना काफी जरूरी, ये इसे मुझे तो फिर बताना वो था। आपका SWP वाला अच्छा है। SWP नहीं, मैं तो बोलता हूँ FD भी अच्छा है सर। हाँ, FD भी अच्छा है, करेक्ट है। हाँ, ये तो रियल ये एस्टेट है। का क्या है, नहीं, बीच में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी।
हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये बहुत अभी ज्यादा। कोविड के बाद में वापस फॉर्म में आया। कोविड के बाद भी अभी रियल एस्टेट का किस तरीके से अभी लोगों को समझ में आ गया सर, क्या है, लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे। लिक्विडिटी करेक्ट। नहीं, करेक्ट। लिक्विडिटी न होने के कारण अभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि अपने को रहने के लिए घर है उतना बस हो गया। अरे वो हमको घर बेचने को 6 महीने हो गए, कोई गिराई आ रहा नहीं प्रॉपर। वो बहुत मुश्किल है सर, वो लिक्विडिटी बहुत ये मुश्किल है उसमें मेंटेन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इतना है, दो सौदे होके टूट गए। करना। देखिए सर। वो निकालना है हमारे को वो घर, क्योंकि हमारा बिल्डिंग बन रहा है ना उधर, सब एक ही जगह बराबर। करने वाले हम। तो चलेगा सर, कंक्लूड करते हैं सेशन को, आप हाँ हाँ, बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसको भी करना है आगे कुछ प्लानिंग तो हमको बोलो, हम एक पर्सनल मीटिंग आपके साथ में आराम से करेंगे, फिर आपका टाइम यस। लेके। यस यस, थैंक यू ठीक है, सो मच फॉर किसी दी को भी करना है ज्वाइनिंग। तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लो, सर को मैसेज करो, सर आपको हेल्प एक करेंगे। पर्सनल मीटिंग करेंगे, पूरा सेशन आपके साथ अच्छे से करके आपको गाइड करेंगे। और ये तो हो गया इनका, मेरा रिटर्न अलग मिलेगा। वो तो अलग ये है। 13% इनका हो गया, मेरा जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। बराबर है। और 13 मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है दर्शन जी, हाँ सर। मेरा 13% अलग मिलेगा, ये तो इनका हो गया। अच्छा, इसमें से वो 13% कैसा निकालना वो मैं प्लानिंग अलग बताऊंगा। ओके सर, अच्छी वो बात है वो करने तो। का, हाँ वो अपने पास बहुत फंड है, मालूम है आपको। तेरा हाँ क्या, मैं सर। तो डबल भी कर दूंगा एक साल में, हर साल डबल होते जाएंगे। अच्छा है सर, जल्दी कर। अरे बिल्कुल कर, मैं बताऊंगा, लाइव बता दूंगा आपको बस। हाँ सर। तो आप लोग तो सोचिए आराम से, अपने अपने घर पे बात करो, हस्बैंड से प्लानिंग करो, फिर हस्बैंड के साथ ही आना, अकेले नहीं आना। यस। उनको भी हाँ समझो हाँ। कि क्या है इन्वेस्टमेंट और कैसा करना है अपने। कैसा है, जब इन्वेस्टमेंट पूरा फ्यूचर प्लान करते तो दोनों भी हस्बैंड वाइफ बैठ के करना चाहिए, तो कुछ भी बराबर। अच्छा रहता। और जितने भी सबको बात करो, सबको यही बोल रहा हूँ, आप कपल के साथ हो। तो कल हमने पूना वाली अपनी स्टूडेंट है अभी मंजीरी बोल के, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे, उनको पूरा 2 घंटा में बैठे थे, पूरा समझाया उनको, अच्छे से समझ में आया। वो लोग अभी चालू कर देंगे कल परसों। वो इतने खुश हो गए, इतना अच्छा बताया, बोले आप लोगों ने, हमको कुछ पता ही नहीं था, कोई प्लानिंग ही नहीं था बोले। बराबर है। और दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलके अच्छा 25 लाख रुपया साल का आता। तो ऐसा रहता, राइट। कमाई है अपने पास, बट उसको प्रॉपर कहाँ लगाना चाहिए, कैसा करना चाहिए प्लानिंग, वो हम वो लोग मैंने, बताएंगे। वही बहुत जरूरी हाँ, है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग कमा रहे कितना उसको इम्पोर्टेंस नहीं, जैसे इन्होंने 500 और 1000 रुपये का भी बताया। हाँ। 500 1000 में भी आप अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते। वो कैसा शुरू करना जरूरी रहता, शुरू नहीं करते तो कुछ भी नहीं। और मैं तो बोलता हूँ जितना जल्दी और जितना ज़्यादा करे उतना अच्छा। अगर हो सकता है तो ज़्यादा करना। इन्होंने प्लानिंग में बता दिए 15 करोड़ चल जाएगा, ये क्या है, इनको बिजनेस खींचने का रहता है, ये जो आ रहा है वो सही बोलते। पर मेरा क्या है, जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा यस बराबर। है कि नहीं। जितना ज़्यादा करेंगे और बिफोर करेंगे तो उसका कॉर्पोरेट भी उतना बड़ा बनेगा। अपने को पैसे का काम नहीं है तो डालो, नहीं तो क्या फर्क है। और टाइम बाय टाइम कभी आपको रात बेरात पैसे की जरूरत गिरी, कुछ यूनिट्स आप प्लेस करके उसके अगेंस्ट में लोन ले लो। आपको लग रहा है कि 2-3 महीने के लिए मुझे पैसे होना, 2-3 महीने के बाद मेरे आ जाएंगे, मैं भर दूंगा। इमरजेंसी में आपको सेकंड डे पैसा हाथ में मिलता है ना। बराबर है। यस। सपोज कि 5 लाख रुपया आपका हो गया कॉर्पोरेट, और आपको रातों रात 1 लाख की जरूरत गिर गई, काहे को किसी को मांगने का, इसके यूनिट प्लेस करना ऑनलाइन है, सब है। प्लेस कर दिए, सेकंड डे आपके अकाउंट में पैसा 1 लाख, और राइट। 2-3 महीने का जो ब्याज लगेगा लगेगा, फिर से आपका आ गया, वापस भर दो। बराबर है। कितना बेनिफिट है इसका। चलेगा सर फिर, ओके सर, चलो कंक्लूड थैंक करते यू। हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू बहुत अच्छे से बताया। चलो बाय, दर्शन, प्राची, बबलू भैया, बाय सर। बाय बाय। बाय सर।